हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दसवंती एंड होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे रांची यूनिवर्सिटी का सिलेबस, किसका? तो मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी का, बट ये हेल्पफुल है सबके लिए, एनपीयू के लिए भी, एसकेएमयू के लिए भी है। ओके, तो आप अगर है तीनों में से किसी का भी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। मेजर पेपर 1, और पेपर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। हम लोग साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आपका पासिंग मार्क्स कितना? 40 मार्क्स है। ठीक है, और आप पास, एटलीस्ट पास होने पर मार्क्स लेते आइएगा, क्योंकि एक बार बैक लग जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा। हर वीडियो में मैं यही बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आप सेमेस्टर 1 में हैं, आप गलती करेंगे ही, लेकिन आप अच्छे से अभी से ही अलर्ट होके जाइएगा। चलिए, यूनिट आपका टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद क्वेश्चन के साथ समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए, चलिए क्या है पहला यूनिट? क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ साइकोलॉजी। नेचर ऑफ साइकोलॉजी चैप्टर का नाम है। इसके अंदर हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? उसका डेफिनेशन पढ़ना है, सब्जेक्ट मैटर पढ़ना है, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का क्या क्या ब्रांच है उसको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा चैप्टर क्या है? साइकोलॉजी इन इंडिया। हमारे इंडिया में साइकोलॉजी का हिस्ट्री, मनोविज्ञान का हिस्ट्री क्या था, पास्ट क्या, और अभी करेंट स्टेटस में क्या चल रहा है, इसको भी पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर में क्या है? मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी विद स्पेशल इम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। तो मेथड ऑफ साइकोलॉजी क्या है, उसके एक्सपेरिमेंट को बताना है कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट कितने टाइप का है। ठीक है, सिलेबस इंग्लिश से है, बट हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों से है। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं कि इंग्लिश से हो रहा है। ठीक है, यूनिट 2 में क्या है? लर्निंग, मेमोरी एंड परसिपेशन। ओके, तो इसमें क्या पढ़ना है? लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग क्या होता है। मेमोरी में क्या पढ़ना है? मॉडल्स ऑफ मेमोरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? सेंसरी रजिस्टर, एसटीएम, एलटीएम एंड कंसेप्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी। ओके, उसके बाद रिकंस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ मेमोरी, फॉरगेटिंग, इंप्रूविंग मेमोरी। और थर्ड में क्या पढ़ना है? परसिपेशन में प्रोसेस एंड गेस्टल्ट व्यू पॉइंट ऑफ परसेप्शन। ठीक है, चलिए यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? मोटिवेशन पढ़ना है एंड इमोशन। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है? मोटिवेशन और इमोशन, प्रेरणा और। चलिए, पहला क्या? अप्रोचेस टू अंडरस्टैंडिंग मोटिवेशन एंड टाइप्स ऑफ मोटिवेट्स। मोटिवेशन होता क्या है और इसके टाइप्स कितने हैं। ठीक है, दूसरा में क्या पढ़ना है? एलिमेंट्स ऑफ इमोशन। कौन कौन सा इमोशन का एलिमेंट है उसको पढ़ना है, तो कंपोनेंट्स, जेम्स लेंगे एंड हाइपोथैलेमस थ्योरीज ऑफ इमोशन। ठीक है, अब ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए, तो पहला क्या? पर्सनालिटी में क्या पढ़ना है? नेचर एंड थ्योरीज, ट्रेट एंड टाइप अप्रोच। और दूसरा में इंटेलिजेंस का भी सेम है, नेचर एंड थ्योरीज, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी क्या है, अब इसको भी देखेंगे। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज साइकोलॉजी। पहला ही क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज साइकोलॉजी। तो क्या है साइकोलॉजी? एक साइंटिफिक स्टडी है कि नहीं, बताइए। हाँ, किसका? तो ह्यूमन बिहेवियर का एंड मेंटल प्रोसेस का। तो ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, उसका मेंटल प्रोसेस कैसा चल रहा है, अच्छा है कि खराब है, ये सब हम लोग को कौन बताता है? साइकोलॉजी बताता है। इट डील्स विथ हाउ इंडिविजुअल थिंक। ये हमें साइकोलॉजी क्या बताता है कि एक इंडिविजुअल क्या सोचता है, क्या फील करता है, और कैसे एक्ट करता है इन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, मान लीजिए कि कोई सांप देख लिया, अब उसको देखते ही उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, और कोई होगा कि नहीं चलो ठीक है हम दूर रहेंगे, बट हाँ ओके ओके। और दूसरा और एक तीसरा क्या होगा? सांप देखेगा तो और सामने जाएगा, बोलेगा मैं पकड़ लूंगा, चाहे कुछ भी। तो 3 तरह का हो गया। तो ये सब क्या है? साइकोलॉजी का ही पार्ट है, ह्यूमन बिहेवियर का। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का। ठीक है, आप समझ गए। चलिए, दूसरा देखते हैं। नेम 2 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आपको दो बताना है। तो पहला क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजी, और दूसरा क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। नैदानिक मनोविज्ञान और एक शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए, एक्सप्लेन द नेचर, डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। क्या क्या पहले तो याद कीजिए, पहले क्या है? क्लिनिकल साइकोलॉजी, और एक क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, अब एक्सप्लेन करते हैं, इसका डेफिनेशन को समझते हैं। मनोविज्ञान सामाजिक एवं जैविक दोनों प्रकार का विज्ञान है। ठीक है, इसे व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके अध्ययन का विषय संवेदन, बोध, अधिगम, स्मृति, प्रेरणा, भावनाएं, व्यक्तित्व और बुद्धि आदि है। मनोविज्ञान की शाखाओं में प्रमुख है नैदानिक मनोविज्ञान, जो मानसिक रोगों का उपचार है। ठीक है, और शैक्षिक मनोविज्ञान किसका हो जाएगा? शिक्षा में अधिगम का अध्ययन। ठीक है, चलिए, फिर सामाजिक मनोविज्ञान, समूह में व्यवहार, उसके बाद विकासात्मक विज्ञान मतलब विकास का अध्ययन। ठीक है, ये सब क्या ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी।
औद्योगिक मनोविज्ञान भी होते हैं जो कार्यस्थल पर व्यवहार, ठीक है, आदि। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक भी है, ठीक है, तथा यह मानवीय समस्याओं को समझने और हल करने में सहायक है। ये क्या है, थियोरिटिकल भी है और क्या है, अप्लाइड भी है, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल भी है। चलिए, होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लिनिकल में क्या है, मेंटल इलनेस, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल, एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखते हो कभी कभी हमारे जब हम लोग स्कूल में रहते थे तो आते थे साइकोलॉजी वाले लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, काउंसलर बोलते थे, ठीक है। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, शॉर्ट आंसर में आ सकता है, व्हाट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन क्या है। तो इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर अ न्यूट्रल स्टिमुलस becomes associated with a natural stimulus to elect a response discovered by L1 Pavlov। समझ में आया, कुछ नहीं आया होगा, है ना। चलिए, तो इनके टोटल कितना है, 3 स्टेजेस है। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो सेंसरी रजिस्टर, तो क्या होगा, स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड, मतलब ये कुछ समय के लिए हमारा क्या रखता है, स्टोर रखता है, फिर तुरंत भूल जाता है। ओके, उसके बाद अगर इसी को हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, फॉरगेटिंग कहलाएगा। ओके, दूसरा स्टेज क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसटीएम। ओके, होल्ड्स लिमिटेड इन्फॉर्मेशन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, ये किसके लिए रखता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगता है। ओके, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बाद आप कल इसी को लिखने का कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा, भूल जाओगे, दैट इज कॉल्ड एसटीएम। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली विद अनलिमिटेड कैपेसिटी। आपका दोस्त आपको 5 साल पहले क्या बोला था, किस चीज के लिए आपको बुरा लगा था, आज भी आपको वो चीज याद होगा, है कि नहीं। तो ये सब हो गया लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी हाईलाइट्स द एसटीएम is not a passive but active in processing and manipulating information. Forgetting occurs due to decay, interference or retrieval failure. Memory can be improved by rehearsal, association and use of memo मिक्स। मतलब क्या है कि आप हम मेमोरी को कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हो, बरकरार रख सकते हैं अपने याददाश्त को, तो बाय रिवीजन, है कि नहीं, इसीलिए बोला जाता है रिवीजन करने के लिए। साइकोलॉजिकल ये एक बार पढ़ने से कुछ भी आदमी हमेशा भूल ही जाता है। जो आपके क्लास में जो टॉप करेगा ना, वो डेली बहुत ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं होगा, लेकिन वो पूछिएगा उससे पर्सनली तो बोलेगा हम डेली पढ़ते हैं। तो ये होता है, ठीक है, कोई तेज और कम, हाँ तेज और बुड़बक होता है, लेकिन आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप भी वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है। चलिए, डिफाइन मोटिवेशन, प्रेरणा को परिभाषित कीजिए। अब इसके लिए आपको संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखना पड़ेगा क्या, मोटिवेशन के लिए नहीं, आप ये खुद जानते हो। कैसे जानते हो, तो प्रेरणा क्या है, तो देखिए आपको प्रेरणा 2 तरह से मिल, एक इंटरनल फैक्टर, पहला बात क्या है कि एक इंटरनल फैक्टर है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जाइज करता है और क्या करता है, डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड्स द गोल, और हमारे गोल के नजदीक पहुंचने में हमारा हेल्प करता है। मोटिवेशन 2 प्रकार का हो सकता है, एक एक्सटर्नल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, इंटरनल हो सकता है। एक्सटर्नल कैसे होगा, आप संदीप महेश्वरी का वीडियो देख के उसको क्या बोलोगे, एक्सटर्नल, वो बोलेगा कि आसान है, आसान है, तो दैट इज आप समझोगे कि हाँ आसान है, यही 2 दिन चलेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे इस बात को। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन कैसे है, आप सोचोगे कि नहीं मुझे अच्छे से आगे का 7 साल अच्छे से बिताना है, अपने माँ बाप को खुश करना, आपके अंदर ही अंदर चल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल, ठीक है। और इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। और एक्सटर्नल क्या होता है, वेरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। और मोटिवेशन दोनों प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, आपको कोई चीज पसंद है, ठीक है, एक इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर उस वीडियो को अपोजिट लेके बोल दिया, तो आप भी उस चीज को क्या करते हो, अपोजिट ही देखने लगते हो, है कि नहीं। तो ये होता है हमारा इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। हु प्रपोज्ड द जेम्स लैंगे थ्योरी ऑफ इमोशन, तो कौन किए, विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंगे, ठीक है, कौन किए, विलियम जेम्स और लैंगे दोनों का नाम मिला के क्या रख दिया गया, जेम्स लैंगे थ्योरी ऑफ इमोशन, ठीक है। विलियम जेम्स एंड कार्ल लैंगे, ओके, प्रपोज इट। और क्या बोले, स्टेटिंग दैट इमोशन रिजल्ट फ्रॉम बॉडली चेंजेस, इसे जिसके अनुसार भावनाएं शारीरिक परिवर्तनों का परिणाम है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ इमोशंस, भावनाओं के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए करते हैं, अकॉर्डिंग टू जेम्स लैंगे थ्योरी इमोशंस अराइजेस फ्रॉम साइकोलॉजिकल चेंजेस, हमारा इमोशन कैसे उठता है, तो साइकोलॉजिकल चेंजेस, मनोविज्ञान में भी चेंज होता है, उसी से हमारा क्या होता है, इमोशंस उत्पन्न होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी अफ्रेड बिकॉज आवर बॉडी ट्रेम्बल्स, ठीक है, द कैनॉन बर्ड थ्योरी अपोज टू दिस, suggesting that emotions and psychological responses occur simultaneously। और जेम्स लैंगे थ्योरी को कौन अपोज करते हैं, तो कैनन बार्ड थ्योरी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और द हाइपोथैलेमस थ्योरी emphasizes the role of brain structure like a hypothalamus is regulating emotions expression। और हाइपोथैलेमस थ्योरी क्या बोलते हैं कि ब्रेन का स्ट्रक्चर से ही हमारा इमोशंस क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। Thus, emotion is a complex state involving the psychological
arousal, expressive behaviors and conscious experience, ठीक है। तो हम डरते नहीं इसलिए कांपते हैं, बल्कि कांपने के कारण डरते हैं। देखिए ये बोलना क्या चाहता है कि हम लोग कांपने लगते हैं डर के मारे, तो ये उल्टा बोल रहा है, डर के मारे हम लोग नहीं कांपते, कांपने की वजह से डरते हैं, तो डरने लगते हैं, ठीक है। चलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे पढ़ते हैं, पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस। ओके चलिए देखते हैं, डिफाइन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। तो चलिए देखते हैं, पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन traits that determine a person's unique adjustment to the environment। पर्सनालिटी कैसे किसी को बताता है कि वो कैसे एक यूनिक एडजस्टमेंट करता है, ठीक है। एडजस्टमेंट तो हम लोग सब कर लेते हैं, लेकिन वो कैसे यूनिक तरह से अप्रोच रखता है हर सिचुएशन को लेके, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी बोलते हैं। ओके, हु गिव द टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस, तो कौन दिए, चार्ल्स स्पेयरमैन दिए, ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी। ओके, जी और एस, कौन कौन सा, जी और एस, तो वो ऑलराउंडर कहलाता है। लेकिन चार्ल्स स्पेयरमैन इसके अपोजिट गए थे, क्या बताए थे कि हर एक बच्चा में क्या होता है, दो फैक्टर होता है, एक जी फैक्टर होता है, एक एस फैक्टर होता है। जी फैक्टर मतलब जनरल, एस फॉर स्पेसिफिक। जनरल फैक्टर मतलब जो हर चीज उसमें कॉमन होगा सारे बच्चे में। लेकिन एस मतलब देखिए, जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है तो क्या होगा, हो सकता है उसका स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा अच्छा होगा। एक बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है, मतलब एक बच्चा अगर म्यूजिक में अच्छा है तो दूसरा पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा। मतलब ऐसा आप लोग देखते हैं ना कि बड़े बड़े हम लोग देखते हैं कि इतना कपिल शर्मा का इतना कम नंबर आया था, आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि नहीं। तो ये हो गया जी फैक्टर और एस फैक्टर। ओके, मतलब किसी एक में बहुत ही उत्तीर्ण होना। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द ट्रेट एंड टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। व्यक्तित्व के गुण के प्रकार एवं सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। गुण सिद्धांत व्यक्तित्व के स्थायी गुणों को पहचानने और मापने पर केंद्रित है। तो ट्रेट्स थ्योरी किसमें केंद्रित है, सेंटर्ड है, तो व्यक्तित्व के स्थायी गुणों को पहचानने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि अभी से है, अचानक ही अच्छा बन गया तो उसको हम अच्छे में कैसे कंसिडर कर लेंगे, ऐसा गुण जो उसमें हमेशा बार बार देखने को मिलता है। जैसे ऑलपोर्ट के गुणों को मुख्य, केंद्रीय और गौण में बांटा गया है, केवल 16 व्यक्तित्व कारकों की पहचान की। प्रकार सिद्धांत व्यक्तित्व को वर्गों में बांटते हैं। हिप्पोक्रेट्स ने शारीरिक रसों के आधार पर व्यक्तित्व को सौम्य, कॉलरिक, कफयुक्त और अवसादी प्रकारों में बांटा। युंग ने लोगों को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी विभाजित कर, जिसको एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है। दोनों दृष्टिकोण मानव व्यवहार को समझने में सहायक है। हालांकि गुण सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक आधार देते हैं, जबकि प्रकार सिद्धांत सरल वर्गीकरण प्रदान करते हैं। अब देखिए एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो लोग मान लीजिए सबसे इजी एग्जांपल, एक बच्चा का बहुत सारा दोस्त होता है, जब जो आया मुंह में बोल देता है कि नहीं, किसी से अनजान नहीं बनना। ओके, ये क्या हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया। बाह्यमुखी जिसको बोलते हैं, ठीक है, बहिर्मुखी। और अंतर्मुखी क्या हो जाता है, जो इंट्रोवर्ट। कॉलेज भी जाता होगा तो अकेले पीछे बैठा होगा बेंच पे, अगर कोई बुलाएगा तो आएगा तो बैठेगा, कोई बुलाएगा तो साथ में चलेगा, अदरवाइज वो अकेले सब कुछ कर लेता है, तो वो क्या हो गया, अंतर्मुखी, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन दी नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, तो इसको तो हम लोग डिस्कस कर लिए, ये लॉन्ग में है, ठीक है। क्या क्या होता है, क्लिनिकल होता है और एक बहुत सारे होते हैं, क्लिनिकल होता है, एजुकेशनल होता है, बिजनेस होते हैं, है ना। डिस्क्राइब द हिस्ट्री एंड करंट स्टेटस ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, भारत में मनोविज्ञान का इतिहास और वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो चलिए करते हैं, साइकोलॉजी इन इंडिया हैज लॉन्ग स्टोरी रूटेड इन फिलोसफी। ओके चलिए हिंदी से इसको पढ़ देते हैं। भारत में मनोविज्ञान का इतिहास दर्शन, योग और आयुर्वेद से जुड़ा है। तो देखिए कहाँ से जुड़ा है, तो आयुर्वेद से जुड़ा है, ठीक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे वेद और उपनिषद में मन, आत्मा और चेतना पर विचार किया गया। हम लोग जानते हैं ये पहले हर चीज किससे रिलेटेड था, आत्मा, मन और चेतना से ही तो था, है ना। तब उतना पढ़ाई लिखाई तो नहीं चलता था, मनुष्य के अंतर मन से ही सब कुछ डिसाइड किया जाता था। ओके, पतंजलि के योग सूत्र में एकाग्रता, जिसको कंसंट्रेशन बोलते हैं, ध्यान और मन के नियंत्रण की व्याख्या मिलती है। पतंजलि में हम लोग को क्या मिलता है, एकाग्रता, ध्यान और मन को कंट्रोल करने का व्याख्या मिलती है। आयुर्वेद में मानसिक स्वास्थ्य को शरीर से संतुलन से जोड़ा गया है। तो मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, हम लोग का फिट रहना क्या है, बहुत जरूरी है अपने लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए, बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। आधुनिक भारत में मनोविज्ञान का विकास 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहला मनोविज्ञान विभाग स्थापित हुआ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है वन वर्ड में कि पहला मनोविज्ञान विभाग कहाँ स्थापित हुआ, तो 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में। ओके, बाद में मैसूर, बम्बई और दिल्ली विश्वविद्यालय में विभाग खोले गए। भारतीय मनोवैज्ञानिक ने प्रायोगिक, सामाजिक और अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान में योगदान दिया।
वर्तमान में भारत में मनोविज्ञान तेजी से विकसित हो रहा है। नैदानिक मनोविज्ञान, परामर्श, शैक्षणिक, संगठनात्मक और स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिक में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। आज भारत के मनोविज्ञान सामाजिक समस्याओं, मानसिक स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विविधताओं पर ध्यान दे रहा है। इस प्रकार भारत में मनोविज्ञान दर्शन से आधुनिक वैज्ञानिक अनुशासन तक हुआ है कि नहीं? आजकल देखते हो बच्चे कितने डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, तो क्या वो जो मन से दवा खाएगा तो ठीक नहीं होगा, उसको क्या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए, एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी एंड कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग। तो कॉजेज ऑफ फॉरगेटिंग क्या हो सकता है? हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं, है कि नहीं? यही सब बोलेंगे। द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल डिस्क्राइब द मेमोरी एज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू 3 स्टेजेस। तो इसको हम लोग पढ़ लिए ना, सेंसरी, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ओके, डिस्कस द क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग आपको बता दिए, जिसके फादर कौन है? इवान लावन थे ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं।